नमस्कार। आज हम झारखंड के प्राचीन इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। हम जानेंगे व्यापार, बड़े बड़े साम्राज्यों और यहाँ की जनजातियों के उदय के बारे में। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, रोमन सिक्कों, एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य और एक प्राचीन आदिवासी किंगडम में क्या क्या कॉमन हो सकता है? जवाब जितना सीधा है उतना ही कमाल का भी। ये सभी मिलकर हमें झारखंड की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी जमीन की जो मानो इतिहास के चौराहे पर खड़ी थी। एक ऐसी जगह जिसने व्यापार, बाहरी ताकतों के असर और अपनी लोकल ट्राइबल पावर के बीच में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। तो चलिए इस शानदार सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो अपनी कहानी का पहला पड़ाव है प्राचीन झारखंड। और ये सिर्फ जंगल या पठार नहीं था, ये एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब था। कॉमर्स का, मतलब व्यापार का एक बहुत बड़ा चौराहा। और इसका सबूत वो तो और भी कमाल का है। देखिए, चाईबासा में मिले इंडो सिथियन सिक्के, रांची में कुषाण काल के सिक्के, और सबसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सिंहभूम में रोमन एम्पायर के सिक्के मिले हैं। सोचिए, इसका मतलब साफ है, झारखंड उस जमाने के ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। अच्छा, तो व्यापार की बात तो हो गई। अब कहानी उस दौर में चलती है जब बाहर के बड़े बड़े साम्राज्यों की नज़र इस इलाके पर पड़ी और उन्होंने यहाँ अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तो बात है गुप्त एम्पायर की महान राजा समुद्रगुप्त की। उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन चलाया जिसका नाम था आठवें विजय। इसका मतलब है जंगली इलाकों की जीत, और इसका जिक्र हरिसेन की लिखी प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसी जीत के साथ झारखंड का ये इलाका, जिसे तब मुरुंड देश कहते थे, गुप्त साम्राज्य के कंट्रोल में आ गया। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसके पक्के आर्कियोलॉजिकल सबूत भी मौजूद हैं। जैसे कि रांची के पिठोरिया में मिला गुप्त काल का कुआं, या फिर कोडरमा के सतगावा में मंदिरों के खंडहर। ये चीजें बताती हैं कि गुप्त वंश ने यहाँ सिर्फ राज ही नहीं किया, बल्कि अपनी एक गहरी छाप भी छोड़ी। अच्छा, इसी दौर की एक और मजेदार बात, चंद्रगुप्त II के टाइम में एक चीनी ट्रैवलर फाहियान भारत आए थे। उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में इस इलाके का जिक्र किया है और इसे नाम दिया कुकुटलड। कितना अजीब नाम है ना? अब जब गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ा तो सीन पर एक नई पावर आई, राजा शशांक। इन्होंने गौड़ वंश की नींव रखी और इनका राज पूरा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैला था। कमाल की बात यह है कि इनकी 2 राजधानियों में से एक झारखंड के ही संथाल परगना में थी। लेकिन शशांक की लेगेसी, मतलब उनकी विरासत, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ तो उन्होंने बेनू सागर में एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, लेकिन दूसरी तरफ एक और ट्रैवलर ह्वेनसांग लिखते हैं कि वो बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने कई बौद्ध मठों और स्तूपों को तोड़वा दिया था। तो बाहरी साम्राज्यों की छाया से निकलकर अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। ये वो वक्त था जब यहाँ की अपनी लोकल पॉलिटिकल पावर का उदय हुआ। करीब 600 ईसा पूर्व में मुंडा जनजाति इस इलाके में आई और धीरे धीरे सबसे पावरफुल पॉलिटिकल ग्रुप बन गई। और इस पूरे बदलाव के पीछे थे एक विजनरी लीडर, रीसा मुंडा। उन्होंने ही सबसे पहले एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट बनाने का प्रोसेस शुरू किया था। तो सवाल ये है कि इस नई शक्ति ने अपना पहला राज, अपना पहला किंगडम कैसे बनाया। आइए देखते हैं। और वो ऐतिहासिक पल आया जब रीसा मुंडा ने सबकी सहमति से सूतिया पाहान को मुंडा राज का राजा डिक्लेयर कर दिया और इस नए किंगडम को नाम मिला सूतिया नागखंड। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि सूतिया नागखंड पहला ऑर्गेनाइज्ड मुंडा किंगडम था और इसकी राजधानी सूतियाम्बे। ये वही जगह है जिसे आज हम रांची के पास पिठोरिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब इस नए राज्य को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी तो चाहिए था ना। तो इसे 2 लेवल पर बांटा गया, 7 गढ़ यानी फोर्ट्स और 21 परगने यानी डिविजन्स। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा कमाल का था। सूतिया नागखंड को 7 एडमिनिस्ट्रेटिव किलों यानी गढ़ों के डिवाइड किया गया था। इनमें आज के लोहरदगा, पलामू, सिंहभूम और मानभूम जैसे बड़े इलाके आते थे। यही इस किंगडम की, आप कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन थी। हर चीज जो शुरू होती है वो कभी ना कभी खत्म भी होती है। तो अब बात करते हैं मुंडा राज के आखिरी राजा की और उनकी उस विरासत की जो आज भी जिंदा है।
मुंडा राज के आखिरी शासक थे मदरा मुंडा। भले ही पॉलिटिकल पावर उनके हाथ से चली गई, लेकिन वो एक ऐसी कल्चरल लेगेसी छोड़ गए जो आज तक चल रही है। उन्होंने ऐतिहासिक मुड़मा जत्रा मेले की शुरुआत की थी, और ये मेला आज भी झारखंड के कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो झारखंड की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे प्राचीन राज्यों की विरासतें, चाहे वो बड़े बड़े साम्राज्यों ने बनाई हो या फिर स्थानीय जनजातियों ने, आज भी हमारी दुनिया को, हमारी पहचान को शेकल देती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।